नमस्कार। आज हम 9वीं कक्षा के माटी वाली कहानी का जो सार है उसको पढ़ेंगे और साथ साथ उसके अभ्यास के प्रश्नों को भी हल करेंगे। ये कहानी विद्यासागर नौटियाल ने लिखी है। बहुत अच्छी कहानी है, आपको पसंद आएगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी का सार। माटी वाली जो कहानी है वो टिहरी शहर के विस्थापन की समस्या पर आधारित है। इस कहानी की केंद्रीय पात्रा एक नाटे कद की हरिजन बुढ़िया माटी वाली है। बुढ़िया को सारा टिहरी शहर जानता है, क्योंकि वह काफी समय से घर घर जाकर लाल मिट्टी देने का कार्य करती है। टिहरी शहर में माटी वाली का कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है। उसके बिना तो शहर में चूल्हों का जलना भी मुश्किल हो जाए। वास्तव में जो टिहरी शहर है वो भागीरथी और बिलांगना नदी के तट पर बसा हुआ है और इस कारण वहां की मिट्टी काफी रेतीली है, जिससे चूल्हे चौके की लिपाई का कार्य नहीं किया जा सकता। इसी कारण शहर के अंदर कोई माटा खाना नहीं है। माटा खाना यानी जहां पर वो लिपाई के काम आने वाली मिट्टी निकाली जाती है। आजकल जो गैस के चूल्हे आ गए, लेकिन पुराने जमाने में मिट्टी के चूल्हे होते थे, वहां पर उसको खाना बनाने से पहले उसकी लिपाई की जाती थी। मट्टी वाली हर रोज शहर से बाहर माटा खाना से मिट्टी खोदती, दिन भर उसे घरों में उड़ेलती। वह हर रोज की भांति आज भी शहर में मिट्टी का कंटर यानी पीपा जो होता है वो सिर पर उठाकर उसने जैसे जमीन पर रखा, तभी सामने वाले घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की दौड़ती हुई आई। उसने माटी वाली से कहा, मेरी माँ ने तुम्हें बुलाया है। माटी वाली उनके घर पर जाकर एक कोने में मिट्टी डाल देती है। घर की मालकिन माटी वाली से कहती है, तू बड़ी भाग्यवान है, चाय के समय आई है। भाग्यवान आए खाते वक्त, ऐसा कहकर वह माटी वाली को 2 रोटी देकर रसोई में घुस जाती है। बुढ़िया ने जल्दी से ढीले यानी इंडी जो होती है, जिसके सिर के ऊपर रखते हैं कपड़े की मोड़कर, ताकि सिर जो बोझ उठाते हैं उसको सिर के ऊपर न चुभे। इंडी के कपड़े को खोलकर उसमें एक रोटी रख ली और खाली मुंह से रोटी खाने का अभिनय करती रही। कुछ देर में मालकिन पीतल के गिलास में चाय लेकर आई और बुढ़िया को दे दी। माटी वाली ने चाय के साथ एक रोटी खाई। चाय बहुत अच्छा साग हो जाती है ठुकराइन जी। फिर पीतल के गिलास के बारे में कहती है कि अब पूरे बाजार में किसी के यहाँ ये पीतल के गिलास नहीं मिलते, तुमने संभाल कर रखे हुए हैं। मालकिन कहती है कि पूर्वजों की गाढ़ी कमाई से इन चीजों को खरीदा होगा। अब हराम के भाव में बेचने का मेरा मन गवाही नहीं देता। माटी वाली चाय पीकर खाली पीपा उठाकर सामने वाले घर में जाती है। वहां भी उसे कल मिट्टी लाने का आदेश होता है तथा 2 रोटियां मिलती हैं। वह इन रोटियों को अपने कपड़े में लपेट लेती है। वह सोचती है, आज इन रोटियों को अपने बूढ़े के सामने रख देगी तो बूढ़े का चेहरा खिल उठेगा। यहाँ बूढ़े से तात्पर्य अपने उसके पति से है, क्योंकि वह उसे उसी नाम से संबोधित करती है। वो काफी कमजोर है, बूढ़ा है और बीमार है। फिर वह साग का विचार करती है तथा सोचती है, वह आज बूढ़े को अकेली रोटी नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया है। वह साग से 2 रोटियां बूढ़े के सामने रख दूंगी। फिर सोचती है, वह इतना कमजोर हो गया है, वह 2 रोटियां भी नहीं खा पाएगा। वह मन ही मन हिसाब लगाते हुए घर पहुंच जाती है। उसके पास कोई जमीन नहीं है, उसकी एक झोपड़ी है, वह भी ठाकुर की जमीन पर है। इसके बदले ठाकुर बुढ़िया से अपने कई काम करवाता है। बुढ़िया के झोपड़ी पहुंचने पर बूढ़ा रसोई बनाने का इंतजार करता था, लेकिन आज बूढ़े को रोटी की कोई आवश्यकता नहीं थी। बुढ़िया ने उसे छूकर देखा तो वह हमेशा हमेशा के लिए संसार को छोड़कर जा चुका था, यानी उसकी मृत्यु हो गई थी। टिहरी बांध पुनर्वास का एक साहब माटी वाली से कई प्रश्न पूछता है। बुढ़िया सोच में पड़ जाती है कि बांध बनने के बाद वह कहां जाएगी। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया, जिससे शहर में हर तरफ पानी ही पानी भर गया। नगरवासी सब कुछ छोड़कर भागने लगते हैं। बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है
और सब आने जाने वालों से कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस प्रकार बुढ़िया की पीड़ा के साथ ही कहानी का अंत हो जाता है। तो ये कहानी जो विकास के साथ साथ जो पुनर्वास होता है, तो उसकी पीड़ा का प्रतिबिंबित करती हुई ये कहानी है। आइए इसके अभ्यास के प्रश्नों को करते हैं। तो ये माटी वाली है और आपने देखा होगा इसकी एक झोपड़ी है और ये काफी गरीब महिला है। पहला प्रश्न है, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह से पहचानते हैं। कंटर यानी पीपा उसका, जिसमें वो मिट्टी लेकर आती है। आपकी समझ से वो कौन से कांड रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे? शहर के हर निवासी को लाल मिट्टी की प्रतिदिन जरूरत होती थी। माटी वाली इकलौती महिला थी जो घर घर में लाल मिट्टी पहुंचाया करती थी। उस धंधे पर उसका एकाधिकार था। वह नियमित रूप से शहर के हर घर में जाया करती थी, इसलिए माटी वाली को सभी पहचानते थे। अगला प्रश्न है, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का ज्यादा वक्त क्यों नहीं था? माटी वाली तड़के सुबह से अंधेरा होने तक काम करती थी। उसके काम में जी तोड़ मेहनत लगती थी। वापस घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती थी। इन सब के बीच उसे इतना समय भी नहीं मिलता था कि वह अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोच पाए। प्रश्न 3, भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? कहते हैं कि जब भूख लगती है तो सूखी रोटी भी मीठी लगती है। जब पेट भरा हुआ हो तो सामने चाहे चमचम और गुलाब जामुन भी रख दिए जाएं तो उसे खाने का दिल नहीं करेगा। खाने का असली स्वाद तभी आता है जब जोरों की भूख लगी हो। इसलिए ये कहावत की गई है कि भूख मीठी की भोजन मीठा, यानी जब भूख होती है तो भी भोजन मीठा लगता है, यानी स्वादिष्ट लगता है। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। विरासत में जो चीजें हमें मिलती हैं वे हमारे पुरखों की वर्षों की कमाई का नतीजा होती हैं। और विरासत में केवल भौतिक संपत्ति ही नहीं मिलती बल्कि पुरखों की कमाई हुई इज्जत भी मिलती है। इसलिए हमेशा विरासत में मिली हुई चीजों की इज्जत करनी चाहिए। उन्हें सरेआम औने पौने दामों में नीलाम नहीं करना चाहिए। प्रश्न 5, माटी वाली का रोटियों को इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? माटी वाली किसी तरह से बस इतना ही कमा पाती है जिसमें उसके और उसके बूढ़े लाचार पति का गुजारा हो सके। इसलिए वह हर संसाधन का समुचित इस्तेमाल करना जानती है। उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि घर में ठीक से भोजन भी पका सके। उसकी गरीबी उसे इस बात के लिए मजबूर करती है कि वह एक एक रोटी का हिसाब रखे। प्रश्न 6, आज माटी वाली बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। माटी वाली को अपने लाचार पति के प्रति दया भी आती है और प्रेम भी। उस दिन माटी वाले के पास इतने पैसे हैं कि वह कुछ प्याज खरीदकर अपने पति के लिए प्याज की भाजी भी परोस सकेगी। इससे पता चलता है कि वह अपने पति के चेहरे पर संतुष्टि के भाव देखने के लिए कितनी व्याकुल है। प्रश्न 7, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। गरीब आदमी की जिंदगी हमेशा कगार पर होती है। वह एक हल्का झटका भी लगा तो जिंदगी तार तार हो जाती है। जिनके पास धन संपत्ति होती है वे किसी तरह से हिम्मत जुटाकर जिंदगी को फिर से रास्ते पर ले आते हैं। लेकिन ऐसे में गरीब आदमी अंदर तक टूट जाता है। शमशान वह आखिरी पड़ाव होता है जहां हर किसी को जाना है। टिहरी बांध के प्रभाव में तो इस कहानी में शमशान भी बह चुके हैं। माटी वाली का सब कुछ तबाह हो जाता है और उसे अपना अंत भी ब्याहवा दिखता है। इसलिए वह शमशान के नहीं उजड़ने की बात करती है। विस्थापन की समस्या जो इस कहानी की केंद्र बिंदु है उसके ऊपर एक अनुच्छेद लिखिए।
जब भी विकास के नाम पर कोई बड़ी परियोजना बनती है तो इससे कई लोगों का विस्थापन होता है। विशाल बांध परियोजना या सड़क परियोजना के निर्माण के कारण सैकड़ों गांव और हजारों लोग आ जाते हैं। ऐसे में लोग अक्सर मुआवजे के नाम पर पैसे उनको दे दिए जाते हैं, लेकिन कई बार किसी अन्य स्थान पर जमीन भी दी जाती है। कहना बहुत आसान है, लेकिन विस्थापन के बाद जिंदगी को फिर से नए सिरे से शुरू करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसमें बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो आगे की जिंदगी में सफल हो पाते हैं। अधिकतर लोग इस प्रक्रिया में टूट जाते हैं, खासकर वैसे जो निर्धन होते हैं। विकास से देश का जबरदस्त लाभ होता है, लेकिन जिन लोगों की जिंदगी को छीनकर विकास किया जाता है वे हाशिए पर चले जाते हैं, और माटी वाली ऐसे ही लोगों में से एक है। तो ये आपने इस माटी वाली कहानी का सार और अभ्यास के प्रश्नों को हल किया। ये विद्यासागर नौटियाल जी की एक बहुत अच्छी कहानी है। आशा है आपको समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।